ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 5 अक्टूबर 2006। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी मयंक मुंबई के मरीन लाइंस ट्रेन स्टेशन से सुबह की पहली लोकल पकड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज पर भाग रहा था। भागते भागते उसका पैर किसी के पैरों में अड़ गया। गिरने की वजह से उसका सारा सामान फैल गया। सामान समेटते हुए उसकी ट्रेन भी छूट गई। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने जैसे ही मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, तो उसे जमीन पर गिरा हुआ एक बेवड़ा आदमी दिखा। उसने उस बेवड़े पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके इतना चिल्लाने के बाद भी उस बेवड़े का कोई जवाब नहीं आया, तो मयंक ने 2-3 लोगों की मदद से उस बेवड़े को पलटा। मयंक ने देखा कि उस आदमी के पेट में चाकू के घाव थे। उसे देखकर वो सहम गया और मयंक ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। उस एरिया में काफी शोर मच गया और उस आदमी की बॉडी के आसपास भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पुलिस ने आकर एरिया को खाली किया और उस बॉडी को वहां से ले गई। पुलिस ने जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, तो उसे उस इंसान के मर्डर से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से उन्हें यह पता लगा कि वो लाश विजय गाउड नाम के एक आदमी की थी और वो मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके परिवार में उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। उसकी बॉडी जिस हाल में थी, उसे देखकर पुलिस को यकीन हो गया था ये काम किसी बहुत ही भयानक किलर ने किया है। 14 दिसंबर 2006 पुलिस को चर्च गेट स्टेशन के बाहर एक और लाश मिली। इस लाश का भी खून चाकू मारकर किया गया था और वो बॉडी भी उसी तरह दिख रही थी जिस तरह विजय को मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी सामने निकल कर आया कि उन दोनों की बॉडीज को सेक्सुअल और फिजिकल टॉर्चर भी किया गया था। चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों लोगों की बॉडीज बिल्कुल सेम हालत में थी और दोनों ही बॉडीज के ठीक साइड में एक बियर का कैन भी पड़ा मिला था। पुलिस को पहले तो लगा कि यह कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन फिर अगले 2 महीनों तक पुलिस को मरीन ड्राइव और चर्च गेट स्टेशन में ही 7 और लोगों की लाशें मिली। वो भी ठीक उसी हालत में थीं जिस हालत में विजय की लाश थी और उनके बगल में भी वही बियर का कैन था। पूरी पुलिस फोर्स के ऐसे ब्रूटल मर्डर्स देख के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये पक्का हो चुका था कि सारे मर्डर्स के पीछे एक सीरियल किलर है। पुलिस उस खूनी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब मुंबई में एक साइको किलर खुलेआम घूम रहा था, जो आदमियों को फिजिकली असॉल्ट करके उन्हें जान से मार रहा था। क्योंकि खून चर्च गेट और मरीन ड्राइव जैसे पॉश एरियाज में हो रहे थे, इसलिए पूरी साउथ मुंबई में अब उस सीरियल किलर का डर फैलता जा रहा था। जनवरी 2007 फिर से पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली। ये लाश भी ठीक वैसी ही थी जैसे उन्हें मिलती आ रही थी, पर इस बार उस बॉडी के साथ पुलिस को एक हैंड रिटन नोट भी मिला, जिसमें कुछ अजीब सी न्यूज़पेपर कटिंग्स थीं और छोटे अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू द क्लैन। वो मैसेज पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई साइको किलर अपनी इन किलिंग्स को सेलिब्रेट कर रहा हो। इस लेटर के मिलते ही केस ने एक नई आंख पकड़ ली। जहां मीडिया ने इस खूनी को काले जादू से जोड़ दिया, वहीं पुलिस को अब डर था कि किलर के लिए अब ये एक चोर पुलिस का खेल बन गया है और वो अब इस खेल में किसी भी हद तक जा सकता था। पागलों की तरह उस खूनी को ढूंढने के बाद भी पुलिस को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ उस खूनी के बारे में मीडिया वाले रोज एक नई अफवाह फैला रहे थे। मीडिया ने उस खूनी को बियर मैन का नाम दे दिया था और पुलिस के पास क्लूज के नाम पर सिर्फ वो हैंड रिटन नोट था। 22 जनवरी 2007 पुलिस अब भी बियर मैन की तलाश में थी, जब उन्हें उसका नया शिकार मरीन लाइंस के पास एक पब्लिक टॉयलेट में मिला। उस विक्टिम का हाल भी बियर मैन के बाकी विक्टिम्स की तरह ही था, लेकिन इस बार क्राइम साइट से बियर कैन के साथ साथ
पुलिस को एक ग्रे शर्ट भी मिली। आसपास सड़क पर रहने वाले लोगों से पूछताछ करके पता चला कि यह शर्ट दशरथ राणे गैंग के एक आदमी की है। पुलिस ने देरी ना करते हुए स्नाइपर डॉग्स की मदद से उन्होंने दशरथ की गैंग के एक आदमी रविंद्र कंट्रोले को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग रविंद्र कंट्रोले ही था जो ये सब मर्डर्स कर रहा था, और वही था बियरमैन। बियरमैन के अरेस्ट के बाद हर जगह मीडिया में उसकी लाइफ के बारे में खबरें आने लगी। जनवरी 2008 तक पुलिस ने कंट्रोले को अपनी कस्टडी में रखा और कई महीनों तक उसे इंटेरोगेट भी किया। साथ ही साथ उसके कई साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाए। आखिरकार जब कोर्ट में उसका केस प्रेजेंट हुआ तो कोर्ट ने उस पर लगाए मर्डर चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के हिसाब से वो गिल्टी था। और तो और आई विटनेसेस ने कंट्रोले को अलग अलग समय पर लाशों के पास सोते हुए भी देखा था। कंट्रोले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको लगा कि बियरमैन की मौत का तांडव अब खत्म हो गया है, लेकिन कंट्रोले के अरेस्ट होने के बाद भी शहर में उसी तरीके से एक और मर्डर हुआ। पुलिस चौंक उठी और फिर 4 और मर्डर हुए। पुलिस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रविंद्र कंट्रोले जेल में है, तो अब यह सब कौन कर रहा है? इसी मौके का फायदा उठाते हुए कंट्रोले के वकील ने केस को हाईकोर्ट में अपील कर दिया। जब कंट्रोले का केस वापस शुरू हुआ तो कोर्ट ने पुलिस के एविडेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनके हिसाब से पुलिस के नार्को टेस्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल नहीं थे और पुलिस की थ्योरीज में काफी गैप्स थे। कोर्ट ने रविंद्र को रिहा कर दिया और बियरमैन का केस बंद हो गया। इसके बाद मुंबई शहर में ऐसा कोई भी मर्डर नहीं हुआ जो इस केस से मेल खाता हो, लेकिन पुलिस वाले आज तक यही मानते हैं कि रविंद्र कंट्रोले ही बियरमैन था और उसी ने सारे मासूम लोगों की जान ली है। लेकिन कंट्रोले के हिसाब से पुलिस ने उसको उसके गैंगस्टर बैकग्राउंड की वजह से अरेस्ट किया और उसे बलि का बकरा बना दिया। कंट्रोले के मुताबिक वो काफी टाइम पहले ही गैंगस्टर वाले सारे काम छोड़ चुका था और पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका था। जहां तक बात उसके कन्फेशन की थी तो उसने बताया कि वो सब उसने पुलिस के डर से कन्फेस किया था और वो शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी था जो ऐसा घिनौना क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता था। कंट्रोले आज भी खुद को इनोसेंट मानता है और अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि आज भी मुंबई में अगर 2 से ज्यादा मर्डर्स होते हैं तो पुलिस उसको सबसे पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र कंट्रोले ही सच में बियरमैन था, या मुंबई का सीरियल किलर बियरमैन आज तक आजाद घूम रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे सब्सक्राइब करना मत भूलना।